everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 18 जून के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारी आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में 12 MOU साइन किया है घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ जिसकी कुल FDI राशि होगी 16,000 करोड़। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए इसका आंसर इज सी, महाराष्ट्र। पहले इन MOUs के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ महाराष्ट्र के बारे में एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। महाराष्ट्र के 2 कैपिटल्स है, फर्स्ट इज मुंबई जो उनका है समर कैपिटल और उनका सेकंड कैपिटल इज नागपुर जो उनका है विंटर कैपिटल। ऑल्सो वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी और वहाँ के जो CM है उनका नाम है उद्धव ठाकरे। चलिए ये हो गया क्विक रिवीजन अबाउट महाराष्ट्र। अब हम बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसके तहत उन्होंने 12 MOU साइन किए हैं विद बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज जिसकी कुल धनराशि होगी FDI की 16,000 करोड़। तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है इन महाराष्ट्र। अब बात करते हैं कि वहाँ की सरकार ने ऐसा भी कहा है कि 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अभी भी पाइपलाइन में हैं और वो बहुत ही जल्दी रियलिटी होगी। सो पोस्ट कोविड वर्ल्ड ये एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन जाएगा फॉर मेनी इंडस्ट्रीज, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा अपना इंडस्ट्रियल सेटअप वो महाराष्ट्र में करेंगे जिससे महाराष्ट्र की GDP और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो ऑलरेडी फाइनेंशियल कैपिटल भी है इंडिया का। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन किन फील्ड्स में ये साइन हुई है। तो उन फील्ड्स का नाम है इन द फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, कार एंड स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग। तो ये कुछ सेगमेंट्स है जिसमें MOU साइन हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर गायब हो गया था कुछ साल पहले, हाल ही में वो दोबारा दिखाई दिया है इन दी नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। तो वो किस नदी से दोबारा निकला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, महानदी। महानदी में से दोबारा निकला है ये मंदिर। तो अब मैं बताती हूँ आपको, उड़ीसा हाल ही में न्यूज में था फॉर 2 रीजंस। COVID-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का अवार्ड मिला है उड़ीसा को। वहाँ पे एक रीजनल फिल्म हुई थी जिसमें 13 मिनट्स की थी इन द रीजनल लैंग्वेज ओडिया। उसमें ये फिल्म बनाई गई थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। तो इस सब्जेक्ट पे थी और इसी के कारण उसे प्राइज मिला है। दूसरा कि उड़ीसा भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स। तो चलिए अब इस मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। ये 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर हाल ही में दोबारा दिखाई निकला ये महानदी से, ठीक है। ये जो मंदिर है ये भगवान कृष्ण का एक रूप है जिसका नाम है गोपीनाथ देवा, उनके लिए बनाया गया था ये मंदिर। तो इंटैक यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, उनकी एक प्रोजेक्ट चल रही थी जिसके तहत वो महानदी वैली में वहाँ की कुछ हेरिटेज साइट्स पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे। उसके तहत वहाँ पे खोज करते करते उन्हें ये मंदिर का मस्तका से वो भिड़े और उसके बाद वहाँ पर जब इसे फर्दर डिग किया गया तब उन्हें ये मंदिर दोबारा दिखाई दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मभूमि नाम के एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है IT प्रोफेशनल्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए इसका आंसर इज ए, वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ये पोर्टल। इसके अलावा वेस्ट बंगाल न्यूज़ में था बिकॉज हाल ही में यानी कि 20 मई को अम्फान नाम का एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबंस उसमें भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। तो चलिए अब बात करते हैं कर्मभूमि पोर्टल के बारे में। कोविड-19 के कारण काफ़ी सारे आईटी प्रोफेशनल्स वापस आ गए हैं वेस्ट बंगाल में और उन्हें जॉब चेंज की ज़रूरत है या फिर उन्हें नई नौकरी की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारी चीफ मिनिस्टर यानी कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 16 जून को एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। इस पोर्टल का नाम है कर्मभूमि, जिसके तहत वो काफ़ी सारी कंपनीज जो वेस्ट बंगाल में हैं उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और नए जॉब मिल सकते हैं उनको। तो चलिए इसका जो लिंक है वो यहाँ पे दिया हमने आपके रेफरेंस के लिए, karmabhumi.nltr.org। तो इसके थ्रू इस पर क्लिक करके वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं अलग अलग जॉब वैकेंसीज इन द स्टेट। तो चलिए अब वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल का कैपिटल इज और कोलकाता, और यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है ममता बनर्जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्वाइन किया है एज इट्स फाउंडिंग मेंबर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो आंसर इज डी, इंडिया। भारत ने हाल ही में 15 जून 2020 को ज्वाइन किया है GPAI एज इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत के साथ और कौन से देश हैं इसमें है यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, USA, ऑस्ट्रेलिया। और इसमें कई सारे इस स्लाइड में हमने कई सारे मेंशन नहीं किया बट मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, जैसे कनाडा, फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऐसे कई सारे देश है इसमें। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन देशों को एक साथ आने का उनका मकसद क्या है, पर्पस क्या है GPAI का। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, तो उसके लिए ये सारी कंट्रीज एक साथ आई हैं ताकि आपस में जो इन कंट्रीज में रिसर्च होती है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो ये लोग प्रोग्रेस करते हैं वो ये लोग आपस में शेयर कर सके, एक कोऑपरेशन इन कंट्रीज के बीच में हो ताकि कोई भी कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज नहीं कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी अ बून टू मैनकाइंड, लेकिन अगर इसे मिसयूज किया किसी कंट्री ने या किसी ने भी इसे मिसयूज किया तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड्स में वो चाहते हैं कि आपसी कोऑपरेशन हो। तो उनका मानना है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो सारी कंट्रीज मिलके अपने अपने क्षेत्रों में डेवलप करती है उसमें कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं हो, जो वो मल्टीपल यानी कि मल्टी डाइवर्सिटी एक्सेप्ट कर सके, इनोवेटिव हो सके और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। सिप्री के ईयरबुक 2020 के तहत भारत कौन सी रैंकिंग पे आता है ग्लोबली विद 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, भारत ग्लोबली 6ठे नंबर पर आता है सिप्री ईयरबुक 2020 के तहत। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं सिप्री का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन की खोज है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका फाउंडिंग डे क्या है। 6 मई 1966 को इट वाज फाउंडेड, और इनका इस जो इंस्टीट्यूट है सिप्री, इसका मकसद एक ही है कि ग्लोबली जो सब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे, कौन सी कंट्रीज वॉरहेड्स क्रिएट न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्रिएट कर रही है अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इन सब का ये ट्रैक रखती है, इन सब पर रिसर्च करती है और इसका ट्रैक रखती है। तो उनकी डेटा के हिसाब से पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले 3 नंबर पे कौन से देश हैं। पहले पे है US, सेकंड पे है रशिया और तीसरे नंबर पर है UK। भारत उनके हिसाब से 6ठे नंबर पर आता है विद 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भारत से आगे कौन कौन से देश हैं। भारत से आगे है चाइना एंड पाकिस्तान, जिनकी न्यूक्लियर वॉरहेड्स कई ज़्यादा है भारत से, विथ 320 एंड 160 रेस्पेक्टिवली। तो अब इसके अलावा 2019 के डेटा माने तो उस साल भारत में थे 130 to 140 वॉरहेड्स, वेरस चाइना में थे 290 और पाकिस्तान के थे 150 to 160 वॉरहेड्स। तो हर और उनकी अप्रैल 2000 की रिपोर्ट माने तो सिप्री ने माना है भारत को एज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। इसका मतलब कि भारत अपने मिलिट्री पे तीसरे नंबर पर आती है इन द टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स और सेकंड नंबर पर है चाइना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में $750 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इंडिया को फॉर कोविड-19? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अप्रूव किया है ये लोन। तो पहले हम बात कर लेते AIIB के बारे में। इसके हेडक्वार्टर्स है बीजिंग चाइना में और इसकी कुल मेंबरशिप है 102 कंट्रीज या 102 मेंबर्स है इसके टोटल। अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में AIIB ने $750 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए। ये जो पैसा AIIB भारत को दे रही है लोन के तहत, ये 17 जून को उन्होंने अनाउंस किया है। और सेकेंडली, ये कोविड-19 के कारण जो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ है, उसके कारण हमारी इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज किया जाए, इसके तहत ये लोन दिया जा रहा है। उनका मतलब, उनका ऐसा मानना है कि जो हमारे बजट में प्रॉब्लम्स हो रही थी, यानी कि जो भारत डेफिसिट रीच कर रही है और अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रही, उसके कारण इस लोन से हम हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से, उन सबको स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाय इन्फ्यूजिंग द मनी इन दीज सेगमेंट्स। और मैं आपको बता दूं, $750 मिलियन की वैल्यूएशन भारतीय राशि में है 5,714 करोड़। चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बिजनेस कंसल्टिंग फर्म को चुना गया है एज द ऑडिटर ऑफ पीएम केयर्स फंड बाय द ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, सार्क एंड एसोसिएट्स को चुना गया है एज द ऑडिटर ऑफ पीएम केयर्स फंड, जो कि ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स ने चुना है। तो पहले हम जान लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ पीएम केयर्स फंड। यस, तो इसका फुल फॉर्म इज प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म यहाँ पे हमने आपके रेफरेंस के लिए दिया है। और ये जो उन्हें चूज किया गया है एज द ऑडिटर बाय द ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स फंड, उनकी ड्यूरेशन होगी 3 साल। और ये जो फर्म है सार्क एंड एसोसिएट्स, इनको हेड करते हैं सुनील कुमार गुप्ता, जिन्हें चूज किया गया था एज द ऑडिटर, या जिन्हें अपॉइंट किया गया था एज द ऑडिटर ऑफ पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड, जो कि 2019 में। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। किसे चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी पैनल ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय द IBBI? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए इसका आंसर इज ई, उदय कोटक, जो कि है चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। उन्हें चूज किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी पैनल ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस। ये एक 14 मेंबर की कमेटी होगी, जिसमें उदय कोटक रहेंगे एज द चेयरपर्सन और 13 मेंबर्स रहेंगे उनके अलावा। जो IBBI है, उनके कुछ मैटर्स वगैरह पे ये कमेटी एडवाइस करेगी और प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, चाहे IBBI के कहने पर हो या फिर
कोई भी मैटर रिलेटेड टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन। और इनका जो टेन्योर होगा, मोस्ट मेंबर्स का टेन्योर होगा, वो होगा 3 साल अप टू 11 जून 2023। चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो अब इस दिन के बारे में बात कर लेते कि क्यों यूनाइटेड नेशंस इस दिन को मनाती है। इसमें पब्लिक को अवेयर कराने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि ड्यू टू बैड लैंड प्रैक्टिसेस हम डेजर्टिफिकेशन को आमंत्रित करते हैं और फर्दर ड्रॉट यानी सूखा के कारण और भी उस जमीन बर्बाद हो जाता है। तो कई सारे मेजर्स हमको अडॉप्ट करने चाहिए ड्यूरिंग फार्मिंग, ताकि ये जो डेजर्टिफिकेशन के इफेक्ट्स है ये कम हो सके और कोई भी फैमिली को सफर नहीं करना पड़े ड्यू टू ड्रॉट। और ये अचीव किया जा सकता है विथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कोऑपरेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। अगर इन सबको हम हर लेवल पे अडॉप्ट करें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और 2020 का उनका थीम है फूड, फीड, फाइबर और द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारी फैमिलीज के लोग, प्रवासी मजदूर बाहर काम करते हैं अपने अपने घरों से दूर, और वो घर में पैसे भेजते हैं, तो विच एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके घर को मिलता है और एक नई रे ऑफ होप मिलती है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस 16 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाती है। तो चलिए ये क्लास खत्म करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज की जून में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज गए हैं अभी और हमने कौन कौन सा मिस किया है। तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे एंड तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशंस डे। 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मटेरियल्स मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए, मेनली बैंकिंग्स, एसएससीज, रेलवेज, जैप, कैब एंड पैरा 13। तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट कीजिए और वहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हैं ताकि आप बेटर प्रिपेयर्ड हो और अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।